हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन। वेलकम बैक टू टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी सीरीज। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर था। उसके अंदर हमने लगभग 6 to 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था विद इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी टर्म्स, है ना। इसके अंदर सेम उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चंस को, और इसके अंदर जो सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली इसके अंदर हम क्वेश्चन के आंसर का डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करते हैं, लेकिन हम पहले इंट्रोडक्शन खुद बनाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट हम बॉडी के बारे में बात करते हैं, किसी भी क्वेश्चन की बॉडी को अच्छे तरीके से कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं, उसके अंदर क्या हम इंपॉर्टेंट टर्म्स डाल सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारे आंसर की प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी है, वो बढ़ जाए, है ना। फिर हम कंक्लूजन की बात करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कास्ट सिस्टम इन द कॉन्टेम्परेरी पीरियड हैज टेंडेड टू बिकम इनविजिबल फॉर द अपर कास्ट एंड अपर मिडिल क्लास बट इट इज अपोजिट इन लोअर क्लास कमेंट। देखिए, कॉन्टेम्परेरी पीरियड के अंदर जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में हमें बात करनी है और बताना है कि अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो गैप है वो इनविजिबल कैसे हो गया है, बट इट इज अपोजिट इन लोअर क्लास। लेकिन ये लोअर क्लास के अंदर आज भी हमें दिखाई देता है, विजिबल है, वो किस तरीके से अलग है ना। तो सबसे पहले जब हम किसी भी कास्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ख्याल आना चाहिए वर्ण सिस्टम के बारे में, क्योंकि वर्ण सिस्टम को समझकर हम काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि वहीं से कास्ट सिस्टम निकला है, वहीं से जो लोगों के बीच में डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ है ना। तो अगर देखा जाए वर्ण सिस्टम को, सबसे ऊपर वाले ब्राह्मण होते थे, आफ्टर दैट क्षत्रिय, देन वैश्य एंड शूद्र, देन शूद्र की बात होती है। तो देखिए, जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं उन्हें हम बोल सकते हैं अपर एंड अपर मिडिल क्लास, है ना। देखिए, कास्ट अलग होती है और क्लास अलग होती है। इन दोनों टर्म्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर चुका हूं, है ना। तो आप पहले लेक्चर्स को देखिए, आफ्टर दैट आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन पर गो थ्रू कीजिए। इससे क्या है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, देन आप एग्जाम में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, मैं कास्ट के बेस पर लेकर बता रहा हूँ जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए। देखिए, अपर हम बोल सकते हैं जैसे ब्राह्मण है, देन अपर मिडिल क्लास को अपन बोल सकते हैं जो क्षत्रिय है ना। तो इनके बीच में गैप आज देख सकते हैं कि काफ़ी कम होता जा रहा है। इंटरकास्ट मैरिज भी होने लग गई हैं ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में, और कहीं ना कहीं वो आपस में काफ़ी फेमिलियर हो गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो वर्क और जो ऑक्यूपेशन था ब्राह्मण का वो अलग था, क्षत्रिय जो थे उनका अलग होता था, है ना। तो लेकिन अगर देखा जाए लोअर क्लास के अंदर देखा जाए तो लोअर क्लास के लोगों का बिल्कुल सिस्टम अलग होता है और इन्हें सोसाइटी के अंदर एक तरीके से ईविल के रूप में देखा जाता है, एज अ बुराई, है ना। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन फ्रेम करेंगे इस क्वेश्चन का। जैसे कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप कास्ट सिस्टम को समझा सकते हैं कि वो क्या है, मिनिमम 2 लाइन्स, एंड आफ्टर दैट आप क्लास के बारे में बात कर सकते हैं। आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप बॉडी पर काम करेंगे और बॉडी को किस तरीके से फ्रेम करना है चलते हैं। बॉडी के अंदर जो डिस्कस करना चाहिए, एक है अपर कास्ट एलाइड बेनिफिट। देखिए, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, अपर कास्ट की बात कर रहे हैं या अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम अपर कास्ट एलाइड बेनिफिट को देख सकते हैं। जो भी अपर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें बेनिफिट देखने को मिलते हैं सोसाइटी के अंदर, है ना। उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज दिए जाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले के लोग थे, उनके अलग कुएं होते थे, है ना, उनका अलग घर होता था, उनकी गली अलग होती थी, उनका खेत खलिहान सब कुछ अलग होता था, तो उन्हें बेनिफिट मिल रहे हैं सोसाइटी के अंदर, है ना। लेकिन लोअर कास्ट वाले लोगों को इन सारी चीज़ों से बॉयकॉट किया जाता था, उन्हें इन सारी चीज़ों की परमिशन नहीं थी। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं थोड़ा सा समझाकर। सेकेंड पॉइंट, दे हैव नो इनहेरिटेड एजुकेशनल एंड सोशल कैपिटल। उनके पास, अब यहाँ पे लोअर कास्ट की बात हो रही है, आप इस तरीके से अपर एंड अपर मिडिल क्लास को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। उनके बीच में डिफरेंस कम क्यों होता है ना, क्योंकि उनकी जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी सिमिलर होती हैं, लेकिन लोअर कास्ट की जो चीज़ें होती हैं, लोअर क्लास की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। इस वजह से उन्हें सोसाइटी के अंदर एज अ ईविल देखा जाता है ना। अब लोअर कास्ट के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दे हैव नो इनहेरिटेड एजुकेशनल एंड सोशल कैपिटल। देखिए, इनके पास तो हेरिटेड होता है, क्योंकि अपर क्लास के लोग हैं, उन्हें तो एजुकेशन मिल रही है। जैसे ब्राह्मण हैं वो पढ़ा रहे हैं, क्षत्रिय पढ़ रहे हैं, लाइक दिस, है ना। लेकिन लोअर क्लास के जो लोग होते थे, लोअर कास्ट के जो लोग होते थे, उन्हें इन सारी चीज़ों से बॉयकॉट किया जाता था। उन्हें एजुकेशन नहीं देता था कोई भी ब्राह्मण। सोशल कैपिटल भी उनकी खराब होती थी, है ना। सोसाइटी के अंदर जो उनका लेवल होता था वो भी काफ़ी डाउन होता था। तो इस तरीके से इस पॉइंट को आप डिस्कस कर सकते हैं।
पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन, आज के टाइम पर देखा जाए तो लोअर क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी पॉलिसीज आएंगे, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज आएंगे सोसाइटी के अंदर जो कि लोअर क्लास के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करती है। फोर्थ पॉइंट इज रूल्स ऑफ कास्ट सिस्टम, और जो कास्ट सिस्टम के रूल्स हैं उन्हें भी नए तरीके से फ्रेम किया गया है जिससे जो सोसाइटी के अंदर जो लोअर क्लास के लोग हैं उन्हें कम से कम प्रॉब्लम फेस करने को मिले, है ना। इस तरीके से हम इन चारों पॉइंटों को बॉडी के अंदर डाल सकते हैं जिससे हमारे जो आंसर की क्वालिटी होगी वो बढ़ जाएगी। आफ्टर दैट आप कंक्लूड क्या करेंगे कि आज के टाइम पर जो अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास की जो बातें हैं वो कितनी हैं और वो किस तरीके से काम कर रही है। तो आप बता सकते हैं कि शहरों के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर जाते हैं ये तो ये काफ़ी ना के बराबर हमें देखने को मिलता है, लेकिन रूरल एरिया के अंदर आज भी ये देखा जा सकता है। लेकिन इस सब को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग और सोसाइटी हमारी अलग तरीके से काम करेंगे। देन आप इस तरीके से इसे कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। सो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि ये कोई डिटेल्ड आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको आंसर फ्रेमिंग करना बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कौन से पॉइंट इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है वो मैं पॉइंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ, है ना। देखिए, कास्ट सिस्टम से क्वेश्चन सोशियोलॉजी के अंदर हमेशा बनता है, तो आपको ये देखकर जाना चाहिए, है ना। और सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन दिस सूटेबल एग्जांपल द क्लास बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। देखिए, जैसा कि हमें पता है आज़ादी से लेकर अभी तक हमारे इंडिया के अंदर हमें क्लास बेस्ड मूवमेंट देखने को मिले हैं, तो हमें बताना है कि उन्हें एक्सप्लेन भी करना है और सूटेबल एग्जाम्पल भी देना है ना। तो सबसे पहले बताएं कि क्लास बेस्ड मूवमेंट होते क्या है। देखिए, कोई भी एक मूवमेंट या फिर कोई भी एक क्लास जो कि अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करती है ना, तो वो होता है क्लास बेस्ड मूवमेंट। अब वो कैसा भी मूवमेंट हो सकता है, वो पीजेंट के बारे में हो सकता है, वो बंगाल के बारे में हो सकता है, वो वर्कर के लिए हो सकता है, वो किसानों के लिए हो सकता है। जो भी लोग हैं जो इस मूवमेंट का पार्ट बनेंगे वो उन्हीं के लिए हो जाएगा, है ना। तो किस तरीके से, तो सबसे पहले मूवमेंट क्यों होते हैं आप ये डिफाइन करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। अब मूवमेंट क्यों होते हैं तो मैंने आपको अभी बताया, वो जो लोग अपने अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते हैं इसलिए वो मूवमेंट करते हैं। अब देखिए, मूवमेंट को देखते हैं कौन कौन सी मूवमेंट है। और फर्स्ट इज पीजेंट मूवमेंट, वर्कर मूवमेंट, इज अग्रेरियन रिवॉल्ट। देखिए, जो पीजेंट मूवमेंट होते हैं, पीजेंट मूवमेंट मतलब किसानों के द्वारा किए गए मूवमेंट, वर्कर मूवमेंट जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा। देखिए, पीजेंट मूवमेंट का क्या होता है, जब किसानों को लैंड करने के लिए ज़्यादा रेंट पे करना पड़ता है या फिर उनके मन से उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, तो वो वहाँ पर होता है पीजेंट मूवमेंट। वर्कर मूवमेंट, वहाँ पे वर्किंग ऑफ आवर्स सेव नहीं होते हैं, वहाँ पर अच्छे तरीके से वर्कर को पेमेंट नहीं मिल रही है, तो उस तरीके से वर्कर मूवमेंट क्रिएट होते हैं, है ना। अब हम बात करने वाले हैं बंगाल रिवॉल्ट के बारे में। देखिए, 1859 to 62 के बीच हुआ अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। देखिए, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम होता क्या है, नील की खेती। अब नील की खेती की, अब देखिए ये तो अच्छी चीज़ है ना, आप बोलेंगे कि इंडिगो प्लांटेशन हो रहा है जिससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी भी ज़मीन के टुकड़े पर इंडिगो प्लांटेशन कर देते हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है। लगभग आप 4 से 5 साल के लिए उस जगह पर कुछ उगा नहीं सकते हैं, दोबारा आप कोई और फसल नहीं कर सकते हैं, लगभग वो मिट्टी खराब हो जाएगी, उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर लोग थे वो बंगाल के अंदर ज़बरदस्ती जो पीजेंट वगैरह थे उनसे खेती करवा रहे थे इंडिगो की। इसकी वजह से उनकी जो खेत की प्रोडक्टिविटी थी, उनकी जो फर्टिलिटी थी उसकी ज़मीन की, वो काफ़ी बुरे तरीके से ख़राब होती जा रही थी। इस वजह से बंगाल रिवॉल्ट होता है। तो इस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हैं। बाकी ये सब मैं पॉइंट्स लेक्चर्स के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आप एक बार लेक्चर्स देख लेना, है ना। डक्कन रॉड्स ऑफ 1857 अगेंस्ट मनी लेंडर। अब डक्कन रॉड्स होते हैं 1857 के अंदर मनी लेंडर के अगेंस्ट, जो कि ज़्यादा रेंट वगैरह ले रहे थे या फिर पेशेंट पर ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा देते हैं, तो उस वजह से उनकी ज़मीन को एक्वायर करने की कोशिश करे, तो इस वजह से डक्कन रॉड्स होते हैं 1857 के अंदर। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट इज तेवगा एंड तेलंगाना मूवमेंट, वो आप मेंशन कर सकते हैं। इनके अंदर आपको कुछ डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन लिखते जाइए, इट्स इनफ, है ना। और बाकी के आप जो मूवमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करते जाइए। 8-10 मतलब एक पेज आपका आराम से भर जाएगा पूरा अच्छे तरीके से। न्यू फार्मर्स मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम देखें, हरियाणा पंजाब से आने वाले किसान आज भी न्यू फार्मर्स मूवमेंट हैं, तो वो न्यू फार्मर्स मूवमेंट की कैटेगरी में आएंगे, है ना। आज भी होते हैं फार्मर्स मूवमेंट। वेव्स ऑफ स्ट्राइक इन द टेक्सटाइल मिल्स इन बॉम्बे ETC, आपने सुना होगा टेक्सटाइल मिल्स स्ट्राइक हो रही हैं, या फिर जो वहाँ के वर्कर हैं वो इंडस्ट्री एरिया को बॉयकआउट कर रहे हैं, वो वहाँ पर जा नहीं रहे हैं। तो उसके अंदर क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि उनके वर्किंग आवर हैं वो फिक्स नहीं है, उन्हें पेमेंट अच्छे तरीके से या फिर टाइम से नहीं मिल रही है, तो इस वजह से स्ट्राइक वगैरह हो रही है ना। इमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन, अब इन सारे लोगों की जो वर्कर वगैरह हैं इनकी राइट्स को सिक्योर करने के लिए
ट्रेड यूनियन का इमरजेंस होता है। ये आप कंक्लूजन के अंदर डाल सकते हैं। बाकी की आप कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि जो पीजेंट वगैरह हैं उन्हें अगर अच्छे तरीके से सब्सिडी वगैरह मिले या फिर उनकी सपोर्ट में गवर्नमेंट काम करे, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में बात करें तो पीजेंट मूवमेंट को सॉल्व किया जा सकता है। बंगाल रिवॉल्ट कैसे सॉल्व हुआ था कि वहाँ की जो इंडिगो की जो खेती हो रही थी उसे वर्कआउट किया गया, फिर किसानों पे वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है, तो इस वजह से ऐसे करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी न्यू फार्मर्स मूवमेंट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये मैंने अभी बताया आपको, और स्ट्राइक वगैरह कि उनके वर्किंग आवर हैं वो फिक्स कर दिए जाएं, टाइम टू टाइम उन्हें पेमेंट मिले, तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूजन के अंदर डाल सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन 2। अब हम क्वेश्चन 3 के ऊपर गो थ्रू करते हैं। व्हाट वर द मेजर इश्यूज ऑफ आदिवासी स्ट्रगल आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए हमें पता होगा कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, है ना, आदिवासियों का जो बोलबाला है वो रहा है। पहले भी हम पढ़ते हैं संतल रिवॉल्ट वगैरह हैं, संतल परगना, है ना, ये आदिवासी एरियाज का ही पार्ट है या फिर उन्हीं के रिवॉल्ट है ना। तो आज़ादी से पहले भी काफ़ी लोगों का योगदान रहा है, जैसे बिरसा मुंडा जी का हम नाम सुनते हैं तो वो आदिवासी कम्युनिटी से ही आते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आदिवासी लोगों ने स्ट्रगल किया है इंडिपेंडेंस के अंदर, और एक्चुअली में उन्हें अपलिफ्टमेंट उस तरीके से मिला नहीं है। तो आदिवासियों के लिए जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो टाइम आया है वो कैसे इश्यू बन गया है ना, उस चीज़ के ऊपर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले अभी हमने जो डिस्कस किया है वो आप इंट्रोडक्शन के अंदर डाल सकते हैं। बॉडी के अंदर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं इश्यूज रिलेटेड टू कल्चरल आइडेंटिटी। कहीं ना कहीं जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो रही है ना। ये हम एक मेजर इश्यू है, इसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर देखें तो कि जब भी आदिवासी लोग हैं वो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर कोई उनकी चीज़ों में आके इंटरफेयर करता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो कल्चर आइडेंटिटी है वो इफेक्ट होती है ना। तो ये एक पॉइंट है। रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट इन द नेम ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये एक मेजर पॉइंट है और इंपॉर्टेंट है, इसे मेंशन करना काफ़ी जरूरी है ना। देखिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे जो उनका रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक मेजर इशू है। आप देखिए अब यहाँ पर सपोज करके चलिए आदिवासी लोग रह रहे हैं, गवर्नमेंट आई, उसने बोला हमें यहाँ पर डैम बनाना है, तो उन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, यहाँ पर डैम बना दिया गया। एज अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर आप उन्हें बार बार एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते रहेंगे तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे, ये सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल को आपका घर है, वहाँ आकर बुलडोजर चढ़ जाए और बोला जाए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स खड़ा होगा जो कि गवर्नमेंट का कॉम्प्लेक्स होगा, तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? ऑफकोर्स लगेगा। तो एक मेजर इशू है ना। डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब एरिया, तो बहुत आदिवासी जो एरियाज हैं उनको डिस्टर्ब एरियाज घोषित कर दिया गया है। देखिए एक्चुअल में कुछ एरियाज तो हैं डिस्टर्ब एरियाज लाइक, क्योंकि वहाँ पर आए दिन कभी किसी का मर्डर कर दिया गया, कभी किसी से लड़ाई हो गई, लाइक दिस, वो आपस में झगड़ते ही रहते हैं, है ना। वो शेड्यूल्ड ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो वो डिस्टर्ब एरियाज का पार्ट है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको अच्छे तरीके से अगर एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट दिया जाए तो वो ग्रो कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमिक जीडीपी के अंदर वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस तरीके से काम नहीं कर रही है ना। अब डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड, और जो कुछ आदिवासी प्लेसेस हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। देखिए जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कार्व आउट हुआ, कब हुआ था आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो वो एक ऑफकोर्स आदिवासी लोगों के लिए हुआ, है ना। तो वो सेपरेट स्टेटहुड था। इसी तरीके से और जो प्लेसेस हैं वो भी सेपरेट स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। देखिए ये बनाना आसान नहीं होता है सेपरेट स्टेटहुड देना, क्योंकि अलग एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप करना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो आदिवासी प्लेसेस हैं वो सेपरेट स्टेटहुड की बात करें। तो आप इसे कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, आप इसके अंदर एजुकेशनल जैसी चीज़ों को डाल सकते हैं कि इस तरीके से हम उनका अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं और उनका रिपीटेड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हम उसे रोक सकते हैं, है ना, टू इनिशिएट न्यू पॉलिसीज वगैरह से। और इस तरीके से जो आदिवासी का स्ट्रगल है और उनके जो इश्यूज है उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज ब्रीफली हाईलाइट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए इसके अंदर हमें बात करनी है कि आज़ादी के बाद जो रूरल सोसाइटी है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से आया है, चीज़ें कैसे बदली हैं। देखिए जब हमारी कंट्री ब्रिटिश की कॉलोनी थी उसी टाइम पर हमारी रूरल सोसाइटी के अंदर थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था कि वहाँ पर क्या हुआ था, लोकल गवर्नमेंट आ गई थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर मतलब जो मनी लेंडर है या फिर वहाँ का जो साहूकार है गांव के अंदर जो सबसे अमीर व्यक्ति है उस विलेज एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा एक तरीके से, है ना।
लेकिन उस आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है हमारी रूरल सोसाइटी, हमें उसके ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले आप रूरल सोसाइटी की इंट्रोडक्शन के अंदर आप रूरल सोसाइटी की आज की कंडीशन को मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है। रूरल सोसाइटी के अंदर हमें लोकल लेवल पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से रेगुलेट कर रहा है। देन हम और चीज़ें प्रोवाइड कराकर हम किसानों को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं इन अ रूरल एरिया, है ना। अब बॉडी के बारे में बात करेंगे तो बात करते हैं इंक्रीज इन द यूज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर। अगर देखा जाए तो 65% अराउंड जो पीपल हैं, है ना, वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर लेबर है उसे इंक्रीज किया जाए, देन रूरल सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्म देखने को मिल सकता है। अदर पॉइंट इज पेमेंट इन कैश। जो भी लेबर वगैरह है उसे कैश में पेमेंट होनी चाहिए। देखिए पहले क्या होता था, वाटर सिस्टम चलता था। वाटर सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आपके पास गेहूं है और मेरे पास बाजरा है तो आप मुझे गेहूं दे दीजिए आपकी नीड के अनुसार, है ना। मुझे मेरी नीड है कि गेहूं की, तो आप मुझे गेहूं दे दीजिए। आपको बाजरे की नीड है तो मैं आपको बाजरा दे दूंगा। इस तरीके से ये सिस्टम चलता था। देखिए आज भी देखने को मिलता है आपको कि कहीं आप जाएंगे कि आप मेरे खेत को हार्वेस्ट कर दीजिए, मैं आपको इतने सारे गेहूं दे दूंगा, है ना। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है या फिर सही तरीके से काम नहीं करता है। अगर आप लोग कैश चाहते हैं तो आप पेमेंट करिए कैश में, है ना। इससे भी हमारी सिस्टम के अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा। लूजनिंग ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बॉन्ड, और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बॉन्ड है उनके अंदर हमें लूजनिंग देखने को मिल रही है। देखिए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बॉन्ड जैसे कि जो साहूकार और किसान के बीच में होती है लाइक दिस, वो एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बॉन्ड है ना। बार्टर सिस्टम एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर बॉन्ड है। इनके अंदर हमें कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर लूजनिंग देखने को मिल रही है। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं एक्चुअल में। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी बहुत मिनिमम क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रही हूँ। तो देन हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए एग्रीकल्चर को अगर हमें काफ़ी पावरफुल बनाना है तो उसके अंदर सबसे पहले हमें मॉडर्न मेथड और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें सही करना होगा। अगर आप अच्छी मशीन्स लेके आएंगे तो वहाँ की जो ज़मीन है उसे हम अच्छे तरीके से हार्वेस्ट कर पाएंगे, या फिर की खेती को हम अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे या हार्वेस्ट कर पाएंगे। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वैसे जो खेती है उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ सके, उसको प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके, है ना। इस तरीके से हम जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, उसी हिसाब से हमें क्रॉप प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना होगा कि कैसे हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट इज नेसेसरी मॉडर्न मेथड एंड सेकंड वन इज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो इन सारी चीज़ों को सही कर हम इसे बढ़ा सकते हैं। देन कंक्लूड आप कर सकते हैं कि रूरल सोसाइटी का जो अपलिफ्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसानों को सब्सिडी वगैरह और जो नई जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लानी चाहिए किसानों के लिए। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं, और जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो मिनिमम एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी रूरल सोसाइटी के अंदर डेवलप करना चाहिए। इस वजह से हम रूरल सोसाइटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमें देखने को आज भी मिल रहा है लाइक दिस, है ना। लास्ट वन इज लिबरलाइजेशन। देखिए लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवाद। उदारवाद का मतलब होता है चीज़ों का वेलकम करना। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको, अब लिबरलाइजेशन क्यों आया? देखिए मेंशन जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है ट्रेड। ट्रेड जैसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। जो भी चीज़ें लिबरल होती हैं वो एक दूसरे का वेलकम करती हैं। वेलकम का मतलब होता है कि आप एक दूसरे के लिए ओपन है ना। अब कैसे हम इसकी बॉडी को फ्रेम करेंगे, क्या चीज़ें इसके अंदर, लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन आप खुद डाल सकते हैं। तो बॉडी के ऊपर बात करते हैं कि बॉडी क्या है। तो बॉडी के ऊपर बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओपनिंग अप एन इंडियन मार्केट। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना कि जो इंडियन मार्केट है उस अपलिफ्टमेंट हो सके, हम दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड सिस्टम है वो बेहतर हो सके। तो एक किसका पार्ट है? लिबरलाइजेशन का पार्ट है। MNCs कंपनी आई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें देखने को मिली। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? ये आपका सपोज करके चलिए खेत है ना, और मैं एक MNC कंपनी हूँ, तो मैं एक MNC कंपनी हूँ और मेरा काम है केचप बनाना, टमाटो केचप, ठीक है। अब आपका खेत है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको इस खेत के अंदर आपको टमाटो उगाना है। अब टमाटो उगाना है कितना भी हो, अब मैंने आपसे बोला कि मुझे 10 क्विंटल की ज़रूरत है, 10 क्विंटल हमें टमाटो चाहिए। तो मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मैंने आपकी जो टमाटो की खेती होगी उसका जो क्विंटल का भाव होगा मैं उसे रेट को फिक्स कर दूंगा कि इन द फ्यूचर
सस्ता हो टमाटो या फिर काफ़ी महंगा हो, लेकिन एक मिनिमम ये रेट है जिस रेट में मैं आपसे टमाटो खरीदूंगा। महंगा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्ता हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रेट फिक्स हो गया तो एमएनसी कंपनी और जो किसान है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना। अब सस्ता हो या महंगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आपको देखने को, अगर आप देख ही सकते हो गर्मियों के अंदर क्या हालत होती है, टमाटो 150-200 रुपए किलो हो जाता है ना। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिससे एमएनसी कंपनी को भी लॉस ना हो और ना ही किसान को लॉस हो। तो इस तरीके से एमएनसी कंपनी काम करती है। रिडक्शन पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बेसिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनके अंदर हमें रिडक्शन देखने को मिलता है लिबरलाइजेशन की वजह से, एंड जो प्राइवेट सेक्टर है वो बूस्टअप होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल ग्रो करेगा, वो अपनी फैक्ट्री वगैरह खोल सकता है, ट्रेड कर सकता है, एमएनसी कंपनी लेके आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, तो वो इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करता है। इसी वजह से उदारवाद है ना, इसी वजह से हम बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन है ना। वेलकम हो रहा है सबका। अब हम बात करते हैं कल्चर चेंज। देखिए कल्चर चेंज लिबरलाइजेशन की वजह से कल्चर चेंज देखने को मिलता है। वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ये बहुत अच्छी तरीके से हम लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं है ना। पहले वाली जो सीरीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो भी देख लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी डिस्कस किया है। तो देखिए कैसे कल्चर चेंज आता है लिबरलाइजेशन की वजह से है। कोई भी कंपनी है कुछ भी है, अगर वो हमारे इंडिया के अंदर आ रही है काम करने के लिए तो वो कहीं ना कहीं अपनी कल्चर को साथ लेकर आएगी है ना, और वो कल्चर यहाँ पर आएगा, हम उसे देखेंगे, देन हम उससे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और अडॉप्ट भी करेंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे कल्चर के अंदर चेंज आया। उनके फूड, उनके रहने का तरीका, उनके पहनने का तरीका, वो हमसे कुछ चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, हम उनसे कुछ चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। लाइक आज पिज्ज़ा लोग खाते हैं, लेकिन पिज्ज़ा कहाँ का है, वो इडली का है ना। काफ़ी लोग जीन्स वगैरह पहनते हैं, वो कहाँ का कल्चर है, वो वेस्टर्नाइजेशन है ना। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट, और लिबरलाइजेशन की वजह से होता है इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट, मतलब ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर चीज़ें रिवॉल्व होती हैं, इंटीग्रेशन होता है ना। लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, ट्रेड होता है आपस में, तो इस वजह से सारी चीज़ों का ग्लोबली एक साथ इंटरकनेक्शन होना, वो सब लिबरलाइजेशन का पार्ट होता है। तो इसी के साथ आप कंक्लूड कर सकते हैं ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, और इससे हमारी इकोनॉमिक जीडीपी के अंदर भी कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। देन इट्स ऑल अबाउट टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ये लेक्चर एंड हो जाता है। अगर आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं देन कनेक्ट टू मी ऑन टेलीग्राम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए।